हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, भारत स्किल का हम लोग वर्कशॉप कैलकुलेशन सॉल्व कर रहे हैं। इसके पहले दोस्तों ग्रुप 2 का दोनों लेवल हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर नहीं देखें तो यहाँ पे लिंक मिलेगा या नीचे लिंक मिलेगा, उससे जा करके आप सारे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये दोस्तों ग्रुप 1 का लेवल 2 का वीडियो है। इसमें सारे क्वेश्चन का सलूशन दिया गया है। तो चलिए दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर वीडियोज़ को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। अभी तक दोस्तों में शेयर नहीं किए हैं तो अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों ये है वर्कशॉप ग्रुप 1 का लेवल 2 और इसका पहला क्वेश्चन है, द पिच ऑफ स्क्रू जैक इज़ 1 mm, लेंथ ऑफ द हैंडल इज़ 1 मीटर। मैकेनिकल एडवांटेज इसका निकालना है। एक स्क्रू जैक का पिच दोस्तों दिया है 1 mm और हैंडल की लंबाई दी है 1 मीटर। तो इसमें आपको आंतरिक लाभ निकालना है, मैकेनिकल एडवांटेज निकालना है। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा, तो इसमें दोस्तों आपका आंसर क्या होगा और सॉल्यूशन क्या है, चलिए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों मैकेनिकल एडवांटेज यहाँ पे स्क्रू का जब मैकेनिकल एडवांटेज लगाएंगे उसका फार्मूला हमारा हो जाएगा 2πl/पिच। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे L बराबर दिया हुआ है 1 मीटर। 1 मीटर को दोस्तों अगर mm में बदलेंगे तो 1000 mm हो जाएगा। और पाई का वैल्यू आपको पता है 3.142 होता है। और दोस्तों पिच जो है आपकी 1 दिया हुआ है 1 mm। पिच आपका कितना दिया है, गिवन 1 mm आपका पिच दिया हुआ है। अब देखिए इसमें मैकेनिकल एडवांटेज में अगर फार्मूले में हम रखते हैं तो 2 गुणे पाई का वैल्यू रख दिया हमने। L बराबर यहाँ पे आपको दिया गया, पिच की वैल्यू 1 है। फिर उसके बाद इन दोनों का गुणा करेंगे दोस्तों तो आपका समथिंग 6284 आ जाएगा। यही आपका मैकेनिकल एडवांटेज हो जाएगा। तो ये ऑप्शन नंबर 2 आपका इसमें सही हो जाएगा। चलिए देख लेते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपका 6280 मैकेनिकल एडवांटेज इसका आंतरिक लाभ हो जाएगा। अब चलते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों दूसरा नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है, बस समझने की बात है। अगर आप समझ जाते हैं तो लगाना आसान हो जाएगा। देखिए दोस्तों इसमें 2 एंगल दिए हुए हैं, θ1 और θ2। तो सबसे पहले दोस्तों आपका बेस पता होना चाहिए। इसको हम लोग y मान लेते हैं। और पहले वाले फिगर में हम लोग देखेंगे A, B और C में। तो जब दोस्तों A और B C में देखेंगे तो यहाँ पे आपका tan θ बनेगा, tan θ1 यानी tan 45 यहाँ पे बनेगा बराबर tan θ बराबर जानते हैं हम लोग दोस्तों लंब बटे कर्ण होता है, सॉरी आपका लंब बटे आधार होता है। तो लंब आपका कितना है, इसमें 100 दिया है और आधार यहाँ पर आपका y है। दोस्तों अब जानते हैं tan 45 का मान 1 होता है, तो इधर y से गुणा करेंगे तो 1 हो जाएगा, y हो जाएगा और 100। तो यहाँ पे y की वैल्यू कितनी निकल के आ गई दोस्तों, आपकी 100 निकल के आ गई। अब देखिए अब हमारा ये टोटल एंगल लेंगे तो टोटल एंगल θ2 हमारा हो जाएगा 60। ए भी हमारा क्या tan। अब पूरी लंबाई यानी A, B और D इस पूरे में हम लोग क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे हमारा tan कितना 60 लेंगे इक्वल टू, और इधर देखिए लंबाई हमारा यहाँ से लंब और D तक लेंगे, B से D तक, तो 100 है प्लस x है। तो यहाँ पे हम लोग 100 प्लस x कर देंगे। बटे में दोस्तों आधार हमारा कितना निकल के y है और y बराबर कितना है 100 है, हमने यहाँ पे लगा लिया। यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों tan 60 का मान कर्ण में 3 होता है और 100 से इधर गुणा करेंगे 100 हो जाएगा। और दोस्तों इधर आपका -100 इधर लेके चले आएंगे और x इधर आपका बच जाएगा। जब इधर दोस्तों आप क्या करेंगे, कॉमन ले सकते हैं। इधर 100 अगर कॉमन लेते हैं तो इधर 100 चला जाएगा, तो आपका कितना हो जाएगा, इधर अगर आप कॉमन लेते हैं तो 100 अगर आप कॉमन लेते हैं तो इधर हो जाएगा आपका कर्ण में 3 - 1, क्योंकि 100 कॉमन लेंगे तो कर्ण में 3 बचेगा, इधर 1 बच जाएगा। अब बटे में x। अब x की वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो इधर x की वैल्यू बटे में 100 हो जाएगी। और चलिए इधर देख लेते हैं कैसे सॉल्व किया गया। इधर जगह नहीं बच रहा है तो हम लोग डायरेक्ट सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो डायरेक्ट सॉल्यूशन के लिए आपको दिखा देंगे, बट पहले इसको देख लेते हैं। अगर लग रहा है तो x आपका बटे में 100 हो जाएगा और इधर बराबर में कर्ण में 3 यानी 1.732 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना बचेगा, 0.732 बचेगा कि नहीं बचेगा। और उसके बाद उसे 100 से अगर आप भाग देते हैं, 100 से अगर गुणा करते हैं, क्योंकि x बटे 100 है तो जब इधर करेंगे तो गुणा हो जाएगा, तो ये क्या 7.32 आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह का दोस्तों आपका आंसर कौन सा हो रहा है, 73.2 मीटर। अब देखिए सॉल्यूशन में भी आपको दिखा देते हैं और समझा भी देते हैं।
अब देखिए सॉल्यूशन में दोस्तों क्या क्या दिया है। tan θ1 अगर हम निकालेंगे तो इसको पहले y मानना पड़ेगा आपको, 100/y, tan 45 y बराबर 100 हमने निकाल दिया। tan θ2 निकालेंगे 100 + x/y, और ये 100 आपको पता है। फिर उसके बाद दोस्तों यहाँ पे रखेंगे तो हमारा क्या करडी में 3 हो जाएगा, और इधर कॉमन लेंगे 100, करडी में 3 - 1/x, x बचा आपका। उसके बाद इस x को इधर करेंगे तो आप देख सकते हैं 1.732 बचता है, करडी में 3 का मान, एक घटा देंगे कितना बचेगा आपका 0.732। इधर 100 है दोस्तों, तो जाहिर सी बात है इसमें यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया, इधर 100 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, इधर गुणा हो जाएगा, तो आपका कितना x = कितना 73.2 बचेगा। तो इस तरह आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं क्या आंसर होने वाला है। तो आपको पता चल गया कितना मीटर आने वाला, 73.2 मीटर। अब चलते हैं 3 नंबर क्वेश्चन को। ए 200 kg ऑफ ब्लॉक फॉल फ्रॉम ए हाइट ऑफ 3 मीटर। कह रहा है 200 किलोग्राम का एक ब्लॉक है, उसको 3 मीटर हाइट से नीचे गिराया जाता है। द मेटेलिक पीस इज कंप्रेस्ड एंड ब्लॉक थ्रू ए रेस्ट इन द डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर। वो क्या करती है, कंप्रेस्ड होके और 40 mm डिस्टेंस पे जा कर के रेस्ट में हो जाती है। कैलकुलेट एवरेज फोर्स एक्सर्टेड टू द मेटेलिक पीस। पूछ रहा है कितना फोर्सेस मेटेलिक पीस पे लगेगा, यानी यहाँ पे दोस्तों आपसे फोर्स पूछा जा रहा है। अब फोर्स बराबर आप जानते हैं F बराबर कितना होता है, सॉरी यहाँ पे वर्क अगर निकालेंगे तो वर्क बराबर W बराबर F × D होता है। तो वर्क आपको होता है FD, आपको निकाल लेना। यहाँ पे किस तरीके से लगेगा, इसमें क्या क्या दिया है सारा गिवन, और जो नहीं दिया है उसको किसको निकालना है, चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में। तो सबसे पहले तो दोस्तों इसमें हम लोग गिवन देखेंगे क्या क्या दिया है। तो U बराबर आपका दे रहा है दोस्तों यहाँ पे 0, U बराबर यहाँ पे हम लोग निकालेंगे, क्योंकि इसमें दोस्तों मोशन की बात करें तो गति का समीकरण इसमें लगाया जाएगा। तो U बराबर 0, अगर G हम लोग लेते हैं 9.8 ले लेंगे। और दोस्तों S यानी 3 मीटर तक वो गिराया जा रहा है, तो S या H आप मान सकते हैं, S या H आप जो भी मान लीजिए, 2GH कर सकते हैं, S कर सकते हैं। तो यहाँ पे 3 है। और देखिए M बराबर 200 ग्राम का है और D बराबर 40 mm है। तो जब 40 mm मीटर में बदलना है तो कितना 100 से हम लोग यहाँ कर देंगे, भाग दे देंगे, तो हमारा कितना हो जाएगा, सॉरी mm है तो 1000 mm होते हैं 1 मीटर में, तो 1000 से भाग देंगे तो हमारा 0.04 मीटर आ जाएगा। अभी गति का समीकरण रखेंगे v² - u² बराबर 2as। अब v² बराबर आपको निकालना है। अब इधर u बराबर 0 हमने दिया था, तो 0 इधर हो जाएगा, और 2 × 9.8 या G या सॉरी अगर ऊपर से गिराया जा रहा है तो हमारा H और G लेंगे AS के जगह पे, तो यहाँ पे आप G और H कर लीजिएगा। तो G बराबर 9.8 लेंगे, और यहाँ पे S बराबर या H बराबर 3 गुणा कर देंगे दोस्तों, v² बराबर हमारा 58.8 आ जाएगा। अब देखिए हमको करना क्या है, जब ऊपर से गिराया जा रहा है तो जाहिर सी बात है उसमें काइनेटिक एनर्जी होगी, तो उस काइनेटिक एनर्जी से हम लोग किसको फाइंड आउट कर लेंगे, एनर्जी को। तो चलिए 1/2 आपका M कितना दिया है 200, और v² बराबर हमने यहाँ पे निकाला है, यहाँ पे रख दिया हमने। काइनेटिक एनर्जी हमारा 5880 आ गया। अब देखिए वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे, वर्क डन और काइनेटिक एनर्जी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो वर्क डन बराबर हम जानते हैं F × D, यानी कितना फोर्स लगाने पर डिस्प्लेसमेंट हुआ है। तो F हमको निकालना है, डिस्प्लेसमेंट हमारा 0.04 मीटर निकला था, और इधर कितना है काइनेटिक एनर्जी 5880। अब F बराबर इधर करेंगे, इसको 75 कर देंगे, नीचे आ जाएगा। तो नियरेस्ट आपका कितना आएगा 1, यहाँ पे आपका आ जाएगा 14700 न्यूटन, 14700 न्यूटन आपका यहाँ पे फोर्स लगेगा। तो ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही होगा, इसका नीचे कर देते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेकर के देख लीजिएगा, और ये आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन पे चलते हैं। तो इस तरह दोस्तों आपका ये वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा नंबर 1, क्योंकि यहाँ पे हमने निकाला था तो कितना निकल के आया था 14751 समथिंग, नियरेस्ट इसी के निकल के आ जाएगा, तो वही न्यूटन बराबर हमारा यहाँ पे 3 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पे सही हो जाएगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन। विच इज़ द नॉट एग्जाम्पल ऑफ न्यूटन्स थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ का कौन सा इसमें नियम नहीं है। तो देखिए न्यूटन थर्ड लॉ ये कहता है, देखिए पृथ्वी से जो रॉकेट भेजते हैं ना हम लोग, तो रॉकेट क्रिया प्रतिक्रिया के नियम से ही जाता है।
तो वो हमारा क्या है, थर्ड लॉ पे ही काम करता है। और दूसरा देखिए, एक कार में यात्रा करने वाली ब्रेक लगाने पर आगे की ओर झुक जाते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। फायर की जाने वाली गन, देखिए कभी भी हम अगर बंदूक से गोली छोड़ते हैं तो जितना स्पीड में गोली आगे जाती है उतने मोमेंट में हमारा क्या है, ये बंदूक भी पीछे की तरफ आती है। तो इसमें भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। अब 2 कार हिटिंग हेड्स ऑन, अगर एक कार जितने स्पीड से आ रही है, इधर से एक कार स्पीड से आ रही है, अगर दोनों में टक्कर होता है तो यहाँ पे भी क्रिया प्रतिक्रिया का नियम काम करता है। लेकिन जो ऑप्शन नंबर 2 है आपका, ये सही होगा, क्योंकि इसमें जड़त्व का नियम काम करता है। अगर आप स्थिर हैं तो स्थिर रहना चाहेंगे, अगर आप गतिमान हैं तो गतिमान रहना चाहेंगे, अगर उसमें परिवर्तन करना है तो बाह्य बल लगाना पड़ेगा। ये कहता है जड़त्व का नियम। जैसे कार में अगर आप बैठे हैं तो आप बैठा ही रहना सोचेंगे, ज्यों ब्रेक लगेगा आप आगे की या पीछे की तरफ झुक जाते हैं। तो इसमें आंसर 2 सही हो जाएगा। अब चलते हैं 5 नंबर को देखते हैं। 5 नंबर क्या बोल रहा है, विच अमॉन्ग दिस मेटल हैज़ द मैक्सिमम कोफिशिएंट ऑफ लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, इन धातुओं में कौन सा रैखिक थर्मल विस्तार अधिकतम गुणांक है। इसमें कौन सा थर्मल का अधिकतम गुणांक है, तो वो है लेड, ये ज़्यादा थर्मल एक्सपेंशन रखता है। अब चले 6 में, फ्यूजनबिलिटी इज़ वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल, विच मेटल हैज़ द हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। बोल रहा है फ्यूजनबिलिटी धातु का गुणों में से एक है, कौन सा धातु उच्चतम गलनांक बिंदु होता है, इसमें से कौन सा वो धातु है जिसका हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है, तो उसको आपको बताना है। आंसर नंबर 6 में क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 6 में आंसर आपका क्या होगा, तो ये दोस्तों टंगस्टन है। टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट है इनके अलावा। अब चलते हैं 7 में, बायोंसी इज़ द डिफाइन एज द, बायोंसी को के रूप में परिभाषित करते हैं। देखिए बायोंसी होता क्या है, अगर किसी बर्तन में कोई बॉडी को अगर हम डुबोते हैं या डालते हैं तो वस्तु द्वारा विस्थापित द्रव का वजन ही क्या कहलाता है, बायोंसी निर्भर करता है। अगर दोस्तों जितना डिस्प्लेस करेगा पानी वही उस पर बायोंसी उसका निर्भर करता है। अगर उसके बराबर डिस्प्लेस करेगा अपने भार के तो वस्तु क्या करने लगती है, तैरने लगती है। तो ये क्या हो जाएगा, द वेट ऑफ फ्लूइड डिस्प्लेड बाय द बॉडी, इस पे निर्भर करता है बायोंसी। अब चलिए 8 को देखते हैं। फॉर स्लो मूवमेंट एंड फाइन एडजस्टमेंट विच टाइप ऑफ स्क्रू आर कंसीडर, धीमा संचालन और बारीक समायोजन के लिए किस स्क्रू को माने जाते हैं। तो 8 नंबर का देखेंगे हम लोग कौन सा सही होगा, तो ये होगा डिफरेंशियल स्क्रू हो जाता है। 9 नंबर को देखते हैं। देखिए 2 पॉइंट दिए हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, 2 पॉइंट दिए हैं उसमें से आपको स्लोप निकालना है, यानी एम आपको निकालना। तो एम का फार्मूला होता है दोस्तों y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। अब देखिए इसमें सबसे पहले x1 और y1 होते क्या हैं, तो इसमें एक x1 हो जाएगा और एक y1 हो जाएगा, इसमें एक x2 हो जाता है और एक y2 हो जाता है। और इसमें हम लोग फार्मूले में रख देते हैं y2 बराबर, दोस्तों हम लोग को इधर कितना y2 बराबर 0 हो जाता है, 0 माइनस y1 कितना -2, -2 कितना हो जाएगा आपका +2 हो जाएगा। और बटे में इधर आप देखेंगे तो इधर x2 बराबर आपका कितना है, x2 बराबर आपका दोस्तों 3 है, माइनस इधर कितना है आपका x1 कितना है 0 है, तो आपका आंसर 2/3 आ जाएगा। अब 2/3 को अगर आप कटाते हैं तो 2 और 3 से अगर आप कटाते हैं पॉइंट करेंगे 0 बढ़ाएंगे, 3 छक 18, फिर उसके बाद 2 बचेगा, 3 छक 18, 3 छक 18 यानी 6 6 6 6 6 आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए सॉल्यूशन में भी देख लेते हैं, अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आंसर आपका 2 सही होने वाला है। यहाँ पे दोस्तों मैं आपको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसमें चलिए समझ भी लेते हैं। अब देखिए गिवन, सबसे पहले कोई भी एग्ज़ाम कोई भी अगर हम लोग सॉल्व करें तो सबसे पहले उसमें गिवन देखते हैं क्या क्या दिया है। तो 2 पॉइंट दिए हैं, आप देख सकते हैं, एक x1 है और एक y1, एक x2 और एक y2, 2 रेखाओं से होकर गुजर रही है। तो इसका स्लोप क्या होगा, तो स्लोप का सूत्र होता है y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। सारे वैल्यू को पुट करेंगे 0.66666, इस तरह का हमारा आंसर आ जाएगा। अब चलिए चलते हैं 10 नंबर पे। ए वायर ऑफ यूनिफॉर्म थिकनेस ऑफ लेंथ 18 मीटर इज ड्रॉ फ्रॉम ए कॉपर सिलेंडर ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस 1 सेंटीमीटर, व्हाट इज द थिकनेस ऑफ वायर।
एक तांबे का सिलेंडर जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है और त्रिज्या 1 सेंटीमीटर है, उसमें 18 मीटर लंबाई का एक समान मोटाई वाला तार खींचा जा सकता है, तो व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ वायर। तो उस वायर का मोटाई क्या होगी या थिकनेस क्या होगी, ये आपको निकालना है। तो चलिए इसका सलूशन देख लेते हैं और देखते हैं गिवन क्या क्या दिया है। कह रहा है कि एक तांबे का सिलेंडर है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर। एक तांबे का अगर हम सिलेंडर मानते हैं इस तरह का, और कह रहा है कि उसकी लंबाई कितनी है 8, तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 8, और इसकी त्रिज्या कितनी है 1 सेंटीमीटर, और कह रहा है कि उससे 18 मीटर लंबाई का एक समान मोटाई का तार खींचा जाता है, यानी एक मोटा क्या खींचा जा रहा है 18 मीटर है। जाहिर सी बात है सारे दोस्तों सेंटीमीटर में, इसको भी सेंटीमीटर में कर लेंगे तो ये 1800 सेंटीमीटर में हो जाएगा, और ये 1800 सेंटीमीटर हो जाएगा। और कुछ मोटाई वाला तार खींचा जा सकता है, कितना खींचा जा सकता है ये आपको निकालना था। चलिए सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो चलिए इसमें देखते हैं क्या क्या गिवन दिया है। आप देख सकते हैं एल बराबर 8 सेंटीमीटर, आर बराबर 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, और एक एल दिया है दोस्तों 18 मीटर। तो यहाँ पे हमने इसको चेंज कर लिया, 1800 सेंटीमीटर कर लिया। अब देखिए दोनों का हम लोग क्या करेंगे, क्षेत्रफल बराबर करेंगे, तो इसका हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, और एक तार का हो जाएगा पाई स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एल या एच मान सकते हैं। उसके बाद आर यहाँ से हम लोग निकालेंगे, पाई से पाई कट जाएगा, 1800 बटेगा, फिर इधर आपका एक सेंटीमीटर दिया है, और हाइट उसकी कितनी दी है 8 सेंटीमीटर, दोनों को गुणा कर देंगे 8 हो जाएगा। और इधर दोस्तों आर स्क्वायर बराबर 8 बटे 1800 बचेगा, 8 से कटा देंगे 225, तो आर करडी में हमारा 1 बटे 225 हो जाएगा, तो आर बराबर 1 बटे 15 हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं छोटा कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट लेकर के आप इसको पढ़ सकते हैं। थोड़ा कहीं वैल्यू अगर इधर उधर हो तो उसको आप माफ़ करिएगा, क्योंकि गलतियाँ सभी से होती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब चलिए दोस्तों चलते हैं यहाँ पे हम लोग 11 नंबर के क्वेश्चन को, साइन बार यूज टू मेज़र। साइन बार किसका उपयोग करते हैं, तो प्रिसीजन एंगुलर मेजरमेंट, जो सटीक कोणीय मापन किया जाता है हम लोग इसी से करते हैं। किससे करते हैं, साइन बार से करते हैं। सूक्ष्म जो हमारे एंगल होते हैं उसको इससे नापा जा सकता है, और इसमें दोस्तों हम लोग स्लिप गेज की सहायता से मापते हैं। स्लिप गेज को बिल्डअप किया जाता है और उससे हम लोग प्रिसीजन एंगुलर मेजरमेंट ले लेते हैं। उसी के साथ चलते हैं दोस्तों 12 नंबर को, एट वाट टेम्परेचर बोथ फ़ारेनहाइट एंड सेल्सियस स्केल मेज़र सेम वैल्यू। देखिए इनमें से कौन सी ऐसी वैल्यू है जिसमें हम लोग नापेंगे तो फ़ारेनहाइट की वैल्यू और डिग्री सेल्सियस की वैल्यू सेम आ जाएगी। तो ये होता है 40 -40 पे। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा, इसको हम लोग अच्छे तरीके से जानेंगे कि -40 कैसे बराबर होगा। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आपको पता है कि किस तापमान पर फ़ारेनहाइट और सेल्सियस दोनों बराबर होता है। मैंने फ़ारेनहाइट पे एक बार -40 रखा और एक बार -C पे -40 रखा। दोनों के बीच रिलेशन होता है F-32/9 C/5। एक बार मैं F बराबर -40 रखूँगा, उसके बाद 32, और दोस्तों इन लोगों को जोड़ दूंगा -72, 9 8 72, फिर 8 5 8 5 40। यहाँ पे आप देख लीजिए सेल्सियस पैमाने पर इसका आ गया -40 डिग्री सेल्सियस। अब एक बार क्या करेंगे दोस्तों, C बराबर -40 रखेंगे, तो यहाँ पे C बराबर -40 रखा, फिर यहाँ पे फ़ारेनहाइट बराबर -40 फ़ारेनहाइट आ गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं -40 अगर आप रखेंगे तो हर जगह आपका सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट पर इसकी वैल्यू सेम होती है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देख लीजिएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा -40। अब चलते हैं 13 पे। अब ओनली दोस्तों 2 क्वेश्चन बचा है, इसको देख लेते हैं हम लोग। इफ़िशियंसी इज़ द रेशियो ऑफ, देखिए इफ़िशियंसी किसका रेशियो है, तो देखिए इफ़िशियंसी कब पता चलता है, जो हम लोग आउटपुट देते हैं ना, जितना हमारा आउटपुट होता है, कितने इनपुट पर हमने कितना आउटपुट प्राप्त किया, उसी का रेशियो जो हमारा होता है वही क्या होता है, इफ़िशियंसी होती है। तो ये दोनों क्या होते हैं, इन्वर्सली होते हैं इफ़िशियंसी के। इनपुट इन्वर्स में होता है और आउटपुट हमारा क्या होता है, हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इफ़िशियंसी का फार्मूला हमारा हो जाएगा आउटपुट बट्टे इनपुट। तो पहला ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। यहाँ पे 14 नंबर के क्वेश्चन को देख लेते हैं। फॉर ए फ्लोटिंग बॉडी टू बी स्टेबल इक्विलिब्रियम द सेंटर ऑफ ग्रेविटी शुड बी, कह रहा है एक तैरते हुए घटक को स्थिर संतुलन में होने के लिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र होना चाहिए। तो देखिए गुरुत्वाकर्षण का केंद्र कहाँ होना चाहिए ये आपको बताना। तो बिलो द सेंटर ऑफ बायंसी, तो जब बायंसी के केंद्र के नीचे रहेगा तभी हमारी बॉडी क्या होगी, इक्विलिब्रियम अवस्था में आ जाएगी। तो यहाँ पे आप जानते हैं सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ बायंसी, इसके लिए बहुत सारा टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे आप हम तो देखते हैं बिलो सेंटर ऑफ बायंसी जब रहता है तो आपकी बॉडी क्या होती है, इक्विलिब्रियम में रहती है।
तो आशा करते हैं कि दोस्तों वीडियो आपने लास्ट तक देखा। अगर लास्ट तक देखा वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करके बताएं अगला पार्ट चाहिए या नहीं चाहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।